दोस्तों, टाइम ट्रैवल के बारे में कभी न कभी तो आपने ज़रूर सुना ही होगा। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी देखी होंगी जिनमें हमें टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जैसे अवेंजर्स एंड गेम, इंटरस्टेलर और द फ्लैश मूवी। और बहुत सी ऐसी मूवीज़ और भी हैं जिनमें हमें टाइम ट्रैवल को दिखाया गया है। इन मूवीज़ में फिक्शनली हमें ये दिखाया जाता है कि हीरोज़ वक्त में पीछे जाते हैं और सब कुछ ठीक करके वापस आ जाते हैं, जो कि देखने में तो बहुत कूल लगता है। बट क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता भी है? और क्या हम असल में टाइम ट्रैवल कर भी सकते हैं या नहीं? और आपके दिमाग में कभी न कभी तो ये बात आई होगी कि काश मैं वक्त में पीछे जा सकूं और जो मुझसे अनजाने में गलतियां हो गई हैं, मैं उन्हें ठीक कर सकूं। यानी हम सब पास्ट में जाना चाहते हैं। ये तो हो गया पास्ट ट्रैवल। और ऐसे ही दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हम काश फ्यूचर में जा सके, कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा, क्या मैं कभी कामयाब हो पाऊंगा, क्या मैं कभी अपने और अपनी फैमिली के सपनों को सच कर पाऊंगा। वेल, टाइम ट्रैवल होता भी है, ये अभी तक साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं हो पाया। बट बहुत से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हाँ, टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। यानी हम वक्त के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो टाइम ट्रैवल को स्टडी करके बनाई गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइम कैसे काम करता है, और अगर हमें जानना है कि हम टाइम ट्रैवल कैसे कर पाएंगे, तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। तो आपका एक बार फिर से हमारे चैनल की अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में खुशामदीद। तो दोस्तों, अगर हम बात करें टाइम ट्रैवल की, तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसके बारे में डिफरेंट राय रखते हैं, जिनमें कुछ साइंटिस्ट के करीब टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और कुछ के नज़दीक टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है। उनके मुताबिक टाइम एक एरो की तरह है, जो कि एक बार अगर कमान से निकल जाए तो वो दोबारा अपनी डायरेक्शन को उल्टा करके वापस नहीं आ सकता। यानी टाइम एक सीधी डायरेक्शन में मूव करता है। और इस बात पर यकीन रखने वाले साइंटिस्ट में न्यूटन भी शामिल थे, क्योंकि न्यूटन को ये लगता था कि टाइम कांस्टेंट है, यानी हमारे पूरे यूनिवर्स में टाइम एक ही स्पीड से चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टाइम हमारी अर्थ पर चलता है, वैसे ही वो पूरे यूनिवर्स में भी चलता है। लेकिन दोस्तों, टाइम ऐसे काम नहीं करता। टाइम कैसे काम करता है ये हमें समझाया था द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन के मुताबिक हमारे जैसे लोग जो फिजिक्स पर बिलीव रखते हैं, वो जानते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो फ़र्क है वो एक महज इल्यूजन है। दोस्तों, 1915 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी हमें ये बात मानने पर मजबूर करती है कि यस, टाइम ट्रैवल असल में पॉसिबल है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम एक सिंगल एंटिटी है, यानी ये दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही चीज़ है। यानी स्पेस ही टाइम है और टाइम ही स्पेस है, जिसे सिंपली कहा जाता है स्पेस टाइम। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम एक फैब्रिक यानी एक कपड़े की तरह है, जिस पर जितना वजन डालोगे वो उतना ही बेंड होगा। तो आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को एक फैब्रिक की तरह रिप्रेजेंट किया, जिस पर उसने वजन की जगह पर ग्रेविटी को दिखाया। यानी ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी वो स्पेस टाइम में उतना ही ज़्यादा कर्व पैदा करेगा। अब इसे एक एग्जांपल से समझो। ये है एक फैब्रिक यानी स्पेस टाइम, और इस फैब्रिक पर हम तीन ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, सन, अर्थ और जुपिटर। तो सन का मास और ग्रेविटी ज़्यादा है, तो इसीलिए सन ने स्पेस टाइम में ज़्यादा कर्व पैदा किया। दूसरा बड़ा कर्व जुपिटर ने किया, क्योंकि उसकी ग्रेविटी सन से कम है और अर्थ से ज़्यादा है। और सबसे छोटा कर्व अर्थ ने किया, क्योंकि इसकी ग्रेविटी इन दोनों से कम है। यानी जिस ऑब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी वो स्पेस टाइम में उतना ही ज़्यादा कर्व पैदा करेगा, जिसे हम बोलेंगे स्पेस टाइम कर्वेचर। तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम कर्वेचर जितना ज़्यादा होता जाएगा, उस जगह पर टाइम उतना ही स्लो चलेगा, जिसे हम कहेंगे टाइम डायलेशन। यानी टाइम का डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट काम करना। तो अगर आपको टाइम डायलेशन की समझ नहीं आई, तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको टाइम डायलेशन की सबसे अच्छी एग्जांपल दूं, तो वो है ब्लैक होल। क्योंकि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है। इनफैक्ट एक ब्लैक होल के पास इतनी ग्रेविटी होती है कि वो एक सिंगुलैरिटी बना देती है। अब ये सिंगुलैरिटी क्या है, तो चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो स्पेस टाइम में इनफाइनाइट कर्व डाल देती है। यानी एक ऐसा कर्व जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ब्लैक होल की एक्सट्रीम ग्रेविटी स्पेस टाइम में एक ना ख़त्म होने वाला कर्व बना देती है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। बस यूँ समझ लो कि ब्लैक होल की ग्रेविटी फिजिक्स के सारे लॉज को फेल कर देती है, और उसके स्पेस टाइम में इतने ज़्यादा कर्वेचर की वजह से वहाँ टाइम एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ब्लैक होल के करीब कुछ मिनट रुक कर वापिस अर्थ पर आते हो, तो अर्थ पर कई 100 साल गुजर चुके होंगे।
या फिर कई हजार साल। आपके लिए तो वो सिर्फ कुछ मिनट ही होंगे, बट अर्थ के लिए नहीं। और ये कॉन्सेप्ट हमें इंटरस्टेलर मूवी में भी देखने को मिला है। इंटरस्टेलर एक बहुत ही पॉपुलर और साइंस फिक्शनल मूवी है जिसे फेमस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में दिखाया गया है कि नासा कूपर नामी एक्स पायलट को स्पेस में एक मिशन पर भेजते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेनेट ढूंढना जहां इंसान जिंदा रह सके। तो उस प्लेनेट की तलाश में कूपर और उसकी टीम ब्लैक होल के सबसे नज़दीक वाले प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो कूपर कहता है कि यहाँ पर टाइम ज़ाया मत करो, क्योंकि यहाँ का 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। यहाँ 1 घंटा 7 साल के बराबर है, एक लम्हा भी बर्बाद मत करो। तो खैर वो लोग अपना मिशन तो कंप्लीट नहीं कर पाते, और जैसे ही कूपर वहां से वापस आता है तो उसकी बेटी बूढ़ी हो चुकी होती है, जिसे वो अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है। कूपर के लिए तो वो ब्लैक होल के पास गुजरे कुछ दिन ही थे, बट उसकी बेटी के लिए वो सारी जिंदगी थी। तो दोस्तों इस चीज को हम टाइम डायलेशन कहते हैं, जो हमें ब्लैक होल के नजदीक सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ब्लैक होल्स के रिलेटेड बहुत जल्द आप लोग एक अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियो हमारे इस चैनल पर देखेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ग्रेविटी और स्पेस टाइम कर्वेचर के बारे में बताती है, और स्पेस टाइम कर्वेचर हमें सिंगुलरिटी और टाइम डायलेशन के बारे में बताता है। आई होप आपको ये बातें समझ आ चुकी होंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि टाइम ट्रैवल असल में कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज की, तो टाइम ट्रैवल असल में तो पॉसिबल है, लेकिन वो भी सिर्फ फ्यूचर में, पास्ट में नहीं। पास्ट में टाइम ट्रैवल करना या तो बहुत मुश्किल है या एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। वो क्यों, चलो मैं समझा देता हूँ। तो दोस्तों दरअसल बात कुछ यूँ है, अगर हम पास्ट में जाकर कुछ चेंजिंग करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम फ्यूचर को ही चेंज कर देंगे तो हम दोबारा कभी फ्यूचर में नहीं आ पाएंगे। वेल सुनने में तो ये काफ़ी अजीब लग रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। दोस्तों पास्ट टाइम ट्रैवल को समझने के लिए वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग अगर आप पास्ट में पीछे जाते हो और अपने ग्रैंडफादर को मार देते हो तो फ्यूचर में आप कभी पैदा ही नहीं हो पाओगे। और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप वक्त में पीछे कैसे गए? अगर आप वक्त में पीछे चले भी गए तो आप फ्यूचर में वापस कैसे आओगे? क्योंकि आप फ्यूचर में तो हो गए ही नहीं। ऐसे में आप किसी अलग टाइमलाइन में घुस चुके होगे, यानी पास्ट बदलोगे तो फ्यूचर भी बदल जाएगा। और अगर आप फ्यूचर ही बदल दोगे तो आप फ्यूचर में कभी वापस नहीं आ पाओगे। आप शायद एक पैरेलल यूनिवर्स में चले जाओगे। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप फ्लैश मूवी देख लो। उस मूवी में इस कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से दिखाया गया है। दोस्तों मूवी में जब फ्लैश को पता चलता है कि वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट भाग सकता है, मींस वो टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, तो ये सब देखने के बाद फ्लैश डिसाइड करता है कि वो वक्त में पीछे जाएगा और अपनी मरी हुई माँ को बचा लेगा। तो जैसे ही फ्लैश पास्ट में जाकर फ्यूचर में वापस आता है तो वो अलग ही टाइमलाइन में वापस आ जाता है, जहां उसकी माँ तो जिंदा होती है लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। फ्लैश टाइम के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसकी वजह से वो एक पैरेलल यूनिवर्स में फंस जाता है, यानी मल्टीवर्स में। और अगर आपको मल्टीवर्स का नहीं पता तो बहुत जल्द मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में उसे डिस्कस करने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो चलो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पास्ट टाइम ट्रैवल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए शायद ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हम पास्ट में तो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो चलो अब बात कर लेते हैं फ्यूचर टाइम ट्रैवल के बारे में। दोस्तों फ्यूचर टाइम ट्रैवल पॉसिबल तो है, बट सवाल पैदा होता है हाउ, आखिर कैसे हम टाइम ट्रैवल के जरिए फ्यूचर में जा सकते हैं? तो इसका जवाब है हम ऑलरेडी फ्यूचर में जा रहे हैं। हम सब ये टाइम ट्रैवलर्स हैं जो 1 सेकंड पर 1 सेकंड की रफ्तार से फ्यूचर में जा रहे हैं, यानी हम हर 1 सेकंड बाद 1 सेकंड फ्यूचर में चले जाते हैं। तो अगर हम 1 सेकंड में 1 आवर का ड्यूरेशन कवर करें तो ये भी एक किस्म का ट्रैवल टू फ्यूचर ही होगा। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की तो गूगल आपको बहुत सारे मेथड्स बताएगा। कहीं गूगल आपको 8 तरीके बताएगा, कहीं 5 तो कहीं 10। बट आप फिक्र मत करो, इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिलेक्टिव मेथड्स बताऊंगा जिनसे टाइम ट्रैवल वाकई में ही पॉसिबल है। क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स रीड करने के बाद जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा मुझे फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के वो मेथड्स बताओ जो रियली टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बना सके, तो चैट जीपीटी ने मुझे 4 ऐसे मेथड बताए जो कि वाकई में ही एक सेंस बना रहे थे। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, इन सभी मेथड्स को बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, टाइम ट्रैवल विया स्पीड। दोस्तों आइंस्टाइन ने एक्चुअली रिलेटिविटी की एक नहीं बल्कि 2 थ्योरियां दी थी, जिनमें एक थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी हमें ग्रेविटी और स्पेस टाइम कर्वेचर के बारे में बताती है,
और स्पेशल थ्योरी हमें स्पीड ऑफ लाइट और उससे होने वाली मोशंस के बारे में बताती है। जनरल थ्योरी के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं स्पेशल थ्योरी की। दोस्तों, स्पेशल थ्योरी के मुताबिक अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें तो टाइम हमारे लिए एक्सट्रीमली स्लो हो जाएगा। वो कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मान लो कि आप लोग एक ऐसी स्पेसशिप में हो जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। तो जब आप उस स्पेसशिप में 1 घंटा घूमकर वापस अर्थ पर आओगे तो शायद अर्थ पर कई साल गुजर चुके होंगे, क्योंकि जब हम लाइट की स्पीड से मूव कर रहे होंगे तो टाइम को हम बहुत तेजी से पीछे छोड़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, और वहीं अगर कोई इंसान अर्थ से वॉक करता हुआ सन की तरफ जाए तो उसे सन तक पहुंचने में चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग लगभग 3500 साल लग जाएंगे। तो अगर वो इंसान भी लाइट की स्पीड से मूव कर रहा होता तो उसे भी सन तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते, यानी वो 3500 साल के डिस्टेंस को सिर्फ 8 मिनट में कवर कर लेता और अपना वक्त बचाकर 3500 साल पहले ही सन तक पहुंच जाता। अब क्योंकि उसने 3500 साल का डिस्टेंस 8 मिनट में कवर किया और 8 मिनट ही उसे लगेंगे वापस आने में, यानी 3500 साल का डिस्टेंस वो वापस आने पर भी कवर करेगा। तो उस हिसाब से जब वो अर्थ पर वापस आएगा तो वो इवेंचुअली 7000 साल बाद आएगा। उसके लिए तो वो 8 और 8 16 मिनट होंगे, लेकिन अर्थ के लिए वो 3500 और 3500 7000 साल होंगे। तो इस चीज को भी हम टाइम डायलेशन कहते हैं, जो पॉसिबल है स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। जनरल थ्योरी में टाइम डायलेशन ग्रेविटी की वजह से था, बट स्पेशल थ्योरी में ये स्पीड की वजह से है। यानी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे तो हम फ्यूचर में भी ट्रेवल कर पाएंगे। अब लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर हुआ तो हम फ्यूचर देख पाएंगे। नंबर 2, टाइम ट्रेवल विया ग्रेविटी। दोस्तों, ग्रेविटी की वजह से टाइम ट्रेवल होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि इस यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के सेंटर में होती है। ब्लैक होल के इस सेंटर वाले पार्ट को हम इवेंट होराइजन कहते हैं, और इवेंट होराइजन में ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लाइट को भी खा जाती है। तो लाइट इस यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज़ है, बट ब्लैक होल की ग्रेविटी इस लाइट को भी नहीं छोड़ती। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन पैदा होती है कि अगर ग्रेविटी लाइट को भी निगल रही है तो इट मीन्स ग्रेविटी ज़्यादा फास्ट हुई। तो अगर वाकई ऐसा है तो हम लाइट को इस यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज़ क्यों कहते हैं, ग्रेविटी को क्यों नहीं कहते? तो दोस्तों, इस बात का जवाब आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में छुपा है। आइंस्टाइन की इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इस यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट चीज़ है, और वो कैसे, चलो मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों, बात ये है कि ग्रेविटी एक तो ट्रैवल नहीं कर पाती, तो दूसरा ये कि ये कांस्टेंट नहीं है, यानी ये हर जगह पर कांस्टेंट नहीं रहती। किसी जगह पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है तो किसी जगह पर बहुत कम। बट अगर हम यही चीज़ें लाइट में देखें तो लाइट के केस में यहाँ सब कुछ उल्टा है, यानी टाइम ट्रेवल भी कर पाती है और अपनी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यूनिवर्स में हर जगह पर सेम रहती है। यानी लाइट बिल्कुल कांस्टेंट है, और यही वजह है कि हम इस यूनिवर्स की हर चीज़ को लाइट की स्पीड से मेजर करते हैं। जैसे इतने लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट है, यानी इतने लाइट ईयर्स दूर एक स्टार है, इतने लाइट ईयर्स दूर एक ब्लैक होल है, इतने लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी है, वगैरह वगैरह। तो खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। एक ब्लैक होल की ग्रेविटी एक लाइट को भी निगल जाती है, और उसकी एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से वहाँ एक एक्सट्रीम टाइम डायलेशन देखने को मिलता है। खैर, ब्लैक होल्स गैलेक्सी से हज़ारों लाइट ईयर्स दूर होते हैं, इसीलिए उन तक पहुँचना नामुमकिन है। बट फिर भी अगर हम किसी तरह एक ब्लैक होल के करीब से घूमकर वापस आ गए तो टाइम डायलेशन की वजह से हम फ्यूचर में आएंगे। नंबर 3, टाइम ट्रैवल विया हाइबरनेशन। दोस्तों, हाइबरनेशन के जरिए भी हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये हाइबरनेशन क्या होता है, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, हाइबरनेशन के एक्चुअल मीनिंग है सुकून, यानी गहरी नींद, जो कि बेसिकली एनिमल्स में होता है। जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कुछ एनिमल्स अपने आप को ठंड से बचाने के लिए एक गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन में बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है और सारे केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाते हैं, जैसे ब्रीथिंग, ब्लड फ्लो और हार्ट बीट वगैरह वगैरह, जिसके चलते एनिमल्स को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और वो सर्दियों में भी बिना खाए कई महीनों तक रह सकते हैं। यानी हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एनिमल्स सर्दियों में भी बिना फूड और पानी के सर्वाइव कर पाते हैं। हाइबरनेशन से टाइम ट्रैवल कैसे होगा, चलो मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, इंसानों की हाइबरनेशन वैसे तो असल में अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई, लेकिन अगर ये हुई तो ये कुछ ऐसे होगी। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई जाएंगी जिसमें इंसानों को रखा जाएगा। ये मशीन्स इंसानों के मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देंगी, जिससे इंसान भी कई साल तक बिना खाए पिए रह लेंगे। अब क्योंकि इंसानों का मेटाबॉलिज्म इस पीरियड में काफ़ी स्लो रहेगा, तो इस केस में उनकी एजिंग भी स्लो हो जाएगी, यानी उनकी उम्र धीरे धीरे गुजरेगी।
तो अगर कोई इंसान 10 साल हाइबरनेशन में सोया रहेगा तो उसे बस यूँ महसूस होगा कि जैसे वो 10 घंटे सो लिया। तो हाइबरनेशन में एजिंग स्लो हो जाएगी, जिसकी मदद से हम दूर दराज के गैलेक्सीज में ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये भी टाइम को स्लो करके टाइम में ट्रैवल करने का एक मेथड है, जिसे हम सस्पेंडेड एनिमेशन भी कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस मेथड का यूज़ करके हम मार्स पर भी जा सकते हैं। दोस्तों, मिशन मार्स पर कई स्पेस एजेंसीज ऐसी हैं जो काम कर रही हैं सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि मार्स पर इंसानों को जिंदा कैसे रखा जाए। तो अगर मार्स पर जिंदगी का आगाज होता है तो इंसानों को स्पेस क्राफ्ट के जरिए भेजा जाएगा। खैर, नॉर्मली एक स्पेस क्राफ्ट को मार्स तक पहुंचने में 6 से 9 महीने लगते हैं। तो इतने लंबे अरसे तक स्पेस क्राफ्ट में मौजूद इंसानों के लिए फूड, पानी और दूसरे बेसिक रिसोर्सेज को पूरा करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए हाइबरनेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को स्लो किया जाएगा, ताकि हम मार्स तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत ना आए। नंबर 4, टाइम ट्रैवल विया वर्म होल्स। दोस्तों, वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वर्म होल्स स्पेस टाइम में मौजूद ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जिससे हम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के डिस्टेंस को भी हम कुछ ही सेकंड्स में कवर कर सकते हैं। और वो कैसे, चलो मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, ये एक पेपर है जिस पर यह है पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी। अब मान लो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, तो आपको ये सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। बट मान लो अगर हम इस पेपर को बीच से ऐसे फोल्ड कर दें तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे और इनका डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो एक वर्म होल ऐसे ही काम करता है। अब हम इसी चीज़ को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, ये है मिल्की वे और ये है हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, जिनके बीच 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। यानी अगर हम लाइट की स्पीड से एंड्रोमेडा तक जाएंगे तो हमें वहां पहुंचने में 2.5 मिलियन साल लग जाएंगे। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच वर्म होल बन चुका है, तो आपको क्या लगता है हमें एंड्रोमेडा तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कुछ साल, कुछ महीने या कुछ हफ्ते? तो इसका जवाब है सिर्फ कुछ सेकंड्स। जी हाँ दोस्तों, हमें मिल्की वे से एंड्रोमेडा तक पहुंचने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लग जाएंगे, जो कि पॉसिबल होगा सिर्फ एक वर्म होल से। यानी वर्म होल स्पेस टाइम में एक ऐसा शॉर्टकट है जो कि हमारे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के डिस्टेंस को सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बदल देगा। अब मज़े की बात यह है कि वर्म होल्स थ्योरेटिकल हैं। ये हैं भी या नहीं ये कोई नहीं जानता। वर्म होल्स को भी आइंस्टाइन ने ही प्रिडिक्ट किया था, और जो चीज़ आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट की तो मानो वो पत्थर पर लकीर बन चुकी है, क्योंकि ब्लैक होल्स को देखने से पहले भी आइंस्टाइन हमें ब्लैक होल्स के बारे में बता चुके थे। आइंस्टाइन ने डायरेक्टली तो ब्लैक होल्स के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने सिंगुलैरिटी के बारे में ज़रूर बताया था। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो स्पेस टाइम में एक इनफाइनाइट कर्व बना देगी, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। तो आइंस्टाइन ने सिंगुलैरिटी को प्रिडिक्ट किया था, जो कि हमें सिर्फ एक ब्लैक होल के अंदर ही देखने को मिलती है। वर्म होल्स को अभी तक देखा तो नहीं गया, लेकिन इनकी प्रिडिक्शन का अंदाज़ा लगाया गया है, जैसे ब्लैक होल्स को देखने से पहले उनके होने का अंदाज़ा लगाया गया था। तो वर्म होल्स अगर स्पेस में कहीं मौजूद हुए तो इनकी वजह से हम मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के डिस्टेंस को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कवर कर पाएंगे। दोस्तों, वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट भी हमें इंटरस्टेलर मूवी में देखने को मिला है। उस मूवी में दिखाया गया है कि नासा को सैटर्न के करीब एक वर्म होल मिलता है, जिससे वो दूसरी गैलेक्सी में जाकर एक हैबिटेबल प्लेनेट को ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरस्टेलर मूवी एक बार ज़रूर देखें। उस मूवी में टाइम डायलेशन, वर्म होल्स, ब्लैक होल्स और इवन के फोर्थ डायमेंशंस को भी दिखाया गया है, क्योंकि मूवी के एंड में जब कूपर ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है तो वो एक्चुअली फोर्थ डायमेंशन में चले जाता है, जहां से वो अपनी बेटी को सिग्नल भेजता है। खैर, हम टॉपिक पर वापस आते हैं। वर्म होल हमारा आखिरी तरीका था फ्यूचर टाइम ट्रेवल करने का। मैंने आपको फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने के टोटल 4 तरीके बताए हैं, जो कि अब तक पॉसिबल तो नहीं हो पाए, बट अगर हुए तो हम डेफिनेटली फ्यूचर में जा पाएंगे। साइंटिस्ट का मानना है कि भले ही हम पास्ट में नहीं जा सकते, बट हम पास्ट में देख ज़रूर सकते हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि हम पास्ट में कैसे देख सकते हैं, तो हमारी 4th वीडियो इसी टॉपिक पर बनने वाली है। तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग जान सकें कि हम पास्ट में कैसे देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।